हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। मैं आपको याद दिला दूं कि जब हम लोग ज्योमेट्रिक डिजाइन स्टार्ट किए थे तो उसमें सब मिलाकर 4 सेक्शंस थे, ए बी सी डी। ए थी क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, बी साइड डिस्टेंस, जो कि हम लोग फिनिश कर चुके हैं। थर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। देखेंगे इसमें क्या क्या है। सो थर्ड सेक्शन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन सबसे पहले आप कुछ बेसिक्स चीज़ें जानो। सबसे पहले एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज में आएगा, वो है टेरेन। टेरेन को सब मिला के 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। एक और भी टर्म है और वो है डिजाइन स्पीड। दोनों को मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखेंगे टेरेन क्लासिफिकेशन। टेरेन क्लासिफिकेशन, देखो जब हम लोग टेरेन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्रॉस स्लोप के बेसिस पे आप एरिया को डिफाइन करते हो कि कौन से टाइप की एरिया है। वो मैं आपको यहां पे दिखा दे रहा हूं। देखो क्रॉस स्लोप ऑफ कंट्री मतलब पूरे ग्राउंड का, आप रोड की बात नहीं कर रहे हो अभी, रोड तो आपको बनाना है। जिस ग्राउंड पे आप रोड को बना रहे हो ना, उस ग्राउंड में एक नेचुरल स्लोप एग्जिस्ट कर रही होगी। वो स्लोप कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, प्लेन भी हो सकती है। तो जरा सोचो कि जो ग्राउंड है जिस पे आप रोड बनाने जा रहे हो, अगर उसके अंदर कोई स्लोप एग्जिस्ट करती है तो वो कहलाती है क्रॉस स्लोप ऑफ द कंट्री, और उसके बेसिस पे टेरेन को क्लासिफाई किया जाता है। तो क्रॉस स्लोप और ये रहा टेरेन, सब मिलाकर के 4 कैटेगरी में है, विच आई विल शो यू। देखो सबसे पहला है प्लेन टेरेन। प्लेन टेरेन जब क्रॉस स्लोप की वैल्यू लेस देन 10% होगी, मतलब 10% से कम, 0 भी हो सकती है, तो वो आपको फ्लैट दिखाई देगी, उसको हम लोग बोलेंगे फ्लैट। लेकिन फ्लैट कहने का मतलब फ्लैट टेरेन कहो या फिर प्लेन टेरेन कहो, प्लेन ऑब्लिक फ्लैट भी आप लिख सकते हो। ऐसा है ना कि जब हम लोग क्रॉस स्लोप की बात करते हैं तो जनरली जब फ्लैट कही जाती है तो बच्चे उसका मतलब ये समझ लेते हैं कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट है। ऐसा नहीं है। आप फ्लैट उसको भी कह सकते हो जो कि 2% हो, 4% हो, 6% हो, मतलब 10% से कम में कोई सी भी वैल्यू आ जाए स्लोप की, आप उसे प्लेन टेरेन में ही कंसीडर करेंगे। ये आईआरसी का कैटेगराइजेशन है जो कर रखा उन्होंने। दूसरा, यहीं पे एक और भी टर्म आता है, उसको बोलते हैं रोलिंग टेरेन। रोलिंग टेरेन, अगर पूरे ग्राउंड के स्लोप जिस पे आप रोड बनाने जा रहे हो उसकी स्लोप अगर 10 से लेकर के 25% तक एग्जिस्ट करती है तो वो कहला जाएगी रोलिंग टेरेन। ठीक है। इसी तरीके से एक होती है माउंटेनियस टेरेन। माउंटेनियस टेरेन, माउंटेनियस टेरेन इज फ्रॉम 25% टू 60%, ये हो जाएगी माउंटेनियस टेरेन। और यहीं पे एक और भी होते हैं स्टीप टेरेन। स्टीप टेरेन अगर 60% से ग्रेटर हुई तो सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि जो हम लोग टेरेन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं उसमें क्लासिफाई जब भी करोगे आप टेरेन को तो सब मिला के 4 कैटेगराइजेशन होगा। आप देखो लेस देन 10% के लिए प्लेन हो गई, 10 to 25 रोलिंग हो गई, 25 to 60 माउंटेनियस हो गई, और ग्रेटर देन 60 से स्टीप टेरेन हो गई। अब ये वाली वैल्यू आपको याद रखना है। अब ये जानना इसलिए भी जरूरी था आपका क्योंकि जो क्वेश्चंस बनते हैं ना हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट से, इट कैन बी क्वेश्चन ऑफ द सुपर एलिवेशन, इट कैन बी क्वेश्चन ऑफ डिजाइन ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। ऐसा कोई भी डिजाइन आ जाए हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट से, उसमें टेरेन पे डिपेंडेंसी आती है। तो आईआरसी कोड में हर एक टेरेन के लिए क्राइटेरिया अलग दी गई है। तो आप जब डिजाइन करोगे ना तो आपको टेरेन जानना चाहिए, और इसलिए मैंने आपको टेरेन पूरा क्लासीफाई करके बता दिया। कई बार तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सी ये स्लोप है तो कौन सी टेरेन है, तो वो आपको याद रखना है ये सारी चीजें। ठीक है। कई बार हिंट में वो टेरेन का नाम ना लिख करके क्रॉस स्लोप की वैल्यू दे देंगे, क्रॉस स्लोप ऑफ द कंट्री समथिंग, तो उसके हिसाब से आप खुद इसको डिफाइन कर लेते हो कि कौन सी कैटेगरी में आएगी है। ठीक है। आप पहले इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट करो, वीडियो पॉज करके लिख लेना।
चलो ये टेरेन हमने क्लासीफाई करके आपको बता दिया। अब एक चीज़ और भी है और वो है डिज़ाइन स्पीड। जब हम लोग हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की बात करते हैं तो डिज़ाइन स्पीड आल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब यहाँ पे क्या है ना कि पूरे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में आपको एक टर्म हमेशा दिखाई देगा कि डिज़ाइन स्पीड। याद होगा पिछली क्लास में जब आपने ओएसडी पढ़ा था वहाँ पे भी डिज़ाइन स्पीड का एक यूज़ आया था कि अगर डिज़ाइन स्पीड इतनी है तो व्हीकल ए, व्हीकल बी और व्हीकल सी की स्पीड क्या होनी चाहिए, ये डिज़ाइन के टाइम पे आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक उसी तरीके से जब आप हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के एलिमेंट्स को डिजाइन करते हो, जैसे कि सुपर एलिवेशन हो गई, एक्स्ट्रा वाइडनिंग हो गई, ट्रांजिशन कर्व हो गई, ऐसा कोई भी काम करते हो वहां पे भी आपको इसकी जरूरत पड़ती है। आप यहाँ पे उस जगह पे भी आपको जरूरत पड़ेगी कौन से स्पीड के लिए मैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट को डिजाइन करूं। तो आप किसी भी एलिमेंट को डिजाइन करने के लिए जिस स्पीड का यूज करते हैं उसको बोलते हैं डिजाइन स्पीड। अब समझना, डिजाइन स्पीड को दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। एक होती है रूलिंग डिजाइन स्पीड और एक होती है मिनिमम डिजाइन स्पीड। रूलिंग वो है जो आप चाहते हो प्रोवाइड करना, लेकिन अगर मान लो किसी जगह पे रूलिंग प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, मतलब यू आर नॉट एबल टू डिजाइन द रोड फॉर रूलिंग बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, देन यू कैन रिड्यूस द स्पीड वैल्यू। लेकिन रिड्यूस करने के बावजूद भी आप बहुत रिड्यूस नहीं कर पाओगे तो उसका भी एक लिमिट दिया गया है डिजाइन स्पीड का, जिसको बोलते हैं हम लोग मिनिमम डिजाइन स्पीड। अब मैंने आपको बताया कि डिजाइन स्पीड में दो कैटेगरी आती है, एक होती है रूलिंग और एक होती है मिनिमम। आई विल शो यू। डिजाइन स्पीड, डिजाइन स्पीड दो टाइप की होती है, एक होती है रूलिंग डिजाइन स्पीड और एक होती है मिनिमम। तो यहीं पे मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूं, आप समझ लेना पहले। देखो, प्लेन टेरेन, रोलिंग टेरेन, और वहीं पे रोड भी अलग अलग टाइप की। ये है एक्सप्रेस हाईवे, फिर है नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे, दोनों का नाम सेम है। फिर है एमडीआर, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, फिर है ओडीआर। अब इस टेबल को ना आगे भी है, ये जो देखने जा रहे हो टेबल, आप ये टेबल बेसिकली दिया गया है आईआरसी कोड के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आप ये समझो कि डिज़ाइन स्पीड की जो टेबल है ना उसमें ये इस तरफ ऐसा लिखा है एक्सप्रेस हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, फिर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड फिर विलेज रोड, ये इधर है। और इस साइड में क्या है, प्लेन टेरेन, रोलिंग टेरेन, माउंटेनियस टेरेन एंड स्टीप टेरेन, इस तरीके से दी गई है। लेकिन आपको याद रखना कितना जरूरी है, टेबल आप जान सकते हो हर एक बुक में दिया हुआ है, लेकिन आपको याद रखने की कितनी डेटा है, क्यों याद रखना है, क्योंकि कई बार जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना तो आपको स्पीड का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होगा लेकिन टेरेन का आइडिया लगा होगा, रोड का टाइप मालूम होगा। तो अगर आपको ये टेरेन का आइडिया लगा है और रोड का टाइप मालूम है तो आप स्पीड की वैल्यू को खुद भी अडॉप्ट कर सकते हैं। और इसीलिए कौन कौन से डेटा याद रखने की, वो कंप्लीट टेबल काफी बड़ी है, ये प्लेन, रोलिंग, स्टीप, माउंटेनियस एंड स्टीप सबके लिए, और इधर 5 कैटेगरी का रोड भी है, ठीक है। तो उतनी सारे डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, जितना याद रखने का जरूरत है वो हमने लिख दिया है। एक्सप्रेस हाईवे, नेशनल हाईवे, एमडीआर, वो ही प्लेन एंड रोलिंग टेरेन में। अच्छा, टेरेन से रिलेट करता हुआ एक और पॉइंट हमें याद आया कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मैंने आपको क्या बोला कि टेरेन का इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा आपको, ठीक है, लेकिन कई बार टेरेन का इन्फॉर्मेशन आपको नहीं भी दिया हो सकता है। जैसे मान लो कि आप सुपर एलिवेशन का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या फिर कोई दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और वहां पे अलग अलग टेरेन का क्राइटेरिया अलग अलग है, तो उस जगह पे कौन सा टेरेन मैं लूं, क्योंकि क्वेश्चन में किसी टेरेन का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो हमेशा याद रखना है कि whenever the information of terrain is not mentioned in the question, you are going to adopt it simply as a flat terrain because most part of the country exists in a flat terrain,
कंट्री का जो मेजर पार्ट है वो हमेशा फ्लैट में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए अगर मान लो कि टेरेन का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो मैं उसकी डिजाइनिंग फ्लैट मतलब कि प्लेन टेरेन मान करके ही करूंगा। इसका मतलब कि मैं क्रॉस स्लोप की वैल्यू कितना ले लूंगा, लेस देन 10%, और उसके हिसाब से हम लोग उसके नॉर्म्स को यूज करेंगे। तो ध्यान रखना है कि टेरेन का इन्फॉर्मेशन अगर किसी क्वेश्चन में, ठीक है, किसी भी जगह पे अगर मेंशन नहीं किया हुआ है तो आप उसे हमेशा ही प्लेन टेरेन मान करके रिजॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं डिजाइन स्पीड वाले पे। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हर एक में दो टाइप के डिजाइन स्पीड है। तो ये है रूलिंग डिजाइन स्पीड, रूलिंग डिजाइन स्पीड, फिर है मिनिमम डिजाइन स्पीड, रूलिंग डिजाइन स्पीड एंड फिर है मिनिमम डिजाइन स्पीड। सो नाउ लेट्स मूव, और यहाँ पे इसकी वैल्यूज मैं अब कोड से लिख देता हूँ जितना याद रखने की जरूरत है। सो दिस वन जितना भी देख रहे हो ना ये सब किलोमीटर पर आवर में है जो मैं लिख रहा हूँ। सो दिस वैल्यू इज 120, एक्सप्रेस हाईवे की रोलिंग स्पीड है 120 और मिनिमम है 100, फिर रोलिंग में 180, यही नेशनल हाईवे में हो जाएगी, दिस इज 180 एंड फिर है 80 एंड 65। अगर आप MDR की बात करें सो ये हो जाएगी 80, 65 एंड फिर है 65 एंड 50, ये सब किलोमीटर पर आवर में है। अब आप यहीं पे देख लो कि ये जो हमने आपको टेबल दिखाया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कंटिन्यूएशन इसका इधर भी है कि प्लेन के बाद रोलिंग के बाद माउंटेनियस के बाद फिर स्टीप भी है, लेकिन वो चीजें कंसर्न नहीं है। जनरली स्पीड दी हुई होती है, नहीं दी हुई होती है तो यही सब स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं दी रहेगी, तो उस केस में आप टेबल का यूज करके अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे देखो, इसको याद रखना भी काफी आसान है। अगर आप जैसे देखोगे ना तो आप देखो यहाँ पे 120 120 का डिफरेंस आया, और यहाँ पे क्या है 180, वही 180 यहाँ पे रिपीट हुआ, 180 फिर इधर हो जाएगी 80 65, फिर वही 80 65 यहाँ पे आई, फिर 65 50, इस तरीके से। तो ये डेटा आसानी से आप याद रख सकते हो, सारी वैल्यूज किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। तो इसको आप याद रख लीजिए, पहले आप इसको अपनी नोट में फटाफट मेंशन कर लो, लिख लो, राइट इट डाउन। चलो अब यहाँ पे ना एक चीज और बताता हूँ कि दो तरह के डिजाइन स्पीड थे, एक है रूलिंग डिजाइन स्पीड और एक है मिनिमम। तो आप ये समझो कि रूलिंग डिजाइन स्पीड, ये टर्म ना अच्छे से याद रखना, ये जो मैं बता रहा हूँ रूलिंग डिजाइन स्पीड, ये जो है ना रूलिंग, ठीक है, ये याद रखो। दो तरह के डिजाइन स्पीड हमने बताया आपको, ये डिजाइन स्पीड का दो टाइप बताया, एक है रूलिंग डिजाइन स्पीड और एक है मिनिमम डिजाइन स्पीड। तो आप ये समझो ना कि रूलिंग डिजाइन स्पीड वो है जिसके लिए आप रोड को डिजाइन करना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि रूलिंग के लिए डिजाइन हो, लेकिन कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी जिसकी वजह से आप उतने स्पीड के लिए डिजाइन नहीं कर पाओगे, तो उस केस में स्पीड की वैल्यू हमें कम करनी पड़ती है रोड पे। तो अगर आपने रूलिंग के लिए डिजाइन नहीं किया है, आप उसकी वैल्यू कम करना चाहते हो तो कम कर सकते हो, लेकिन कम करने का भी एक लिमिट है और वो है मिनिमम डिजाइन स्पीड। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं प्लेन टेरेन में एक्सप्रेस हाईवे डिजाइन करूंगा तो मैं उस रोड को 120 किलोमीटर पर आवर के लिए डिजाइन करना चाहूंगा, ये IRC कोड कहता है। लेकिन मैं बोलूं वहां पे कर्वेचर आ गई है, एक ऐसा जगह है वहां पे कर्वेचर बनाना पड़ रहा है और उस कर्वेचर में मैं 120 नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूं क्योंकि रेडियस सपोर्ट नहीं कर रही है। तो 120 अगर आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो तो आप उसको कम करके कितना कर सकते हो? मैं कम करके, आप डिजाइन सोचेगा, क्या मैं कम करके 110 कर सकता हूं, क्या मैं 100 कर सकता हूं, क्या मैं 90 कर सकता हूं, 90? कैन बी डिजाइन अ रोड फॉर 90? So here IRC has given the restriction that you will have to, if you are designing express highway that too in a plain terrain, then you should design for 120 km per hour. But in any case, if the design doesn't support this particular speed of 120 km per hour, you can reduce the speed. But how much we should reduce the speed, that also has some limit. And that minimum limit, that limit is what? This is 100 km per hour. That means what? In any case, if you are designing express highway in plain terrain, that design value of the speed should not be less than 100 km per hour. 100 से कम नहीं होनी चाहिए। तो आपको डिजाइन स्पीड रखना ये चाहोगे कम कर सकते हो, लेकिन 100 से 120 के बीच में ही रहना पड़ेगा, ये इसका कंसर्न है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, चलो ये था डिजाइन स्पीड की बातें। अब यहां से मैं टॉपिक शुरुआत करता हूं। ठीक है, यहां से टॉपिक शुरुआत करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट टर्म है ना, इसमें हम लोग ये जानना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के थ्रू कि कभी भी जब रोड में आप हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट बनाते हो, मतलब कि जब रोड बनाई जाती है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कई बार ना
आपको कर्वेचर का इंट्रोडक्शन करना पड़ता है। क्यों इंट्रोडक्शन करना पड़ता है? क्योंकि जब आप रोड बनाते हो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट रोड विल बी परफेक्टली स्ट्रेट बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मान लो कि आप यहां से दिल्ली से आगरा तक के लिए एक अलग से रोड बनाना चाहते हो। छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने आपको। मैं बोलूं दिल्ली से आगरा तक एक रोड बनाना चाहते हो, तो क्या आप ऐसा रोड बना सकते हो कनेक्टिंग दिल्ली टू आगरा 100% स्ट्रेट लाइन रोड? क्या ऐसा बन सकता है? सोच सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बीच में कई सारे ऐसे ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे जिसकी वजह से आप स्ट्रेट बना नहीं पाओगे उसे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? रोड के अलाइनमेंट को टर्न करना पड़ेगा, और जैसे टर्न करोगे कर्व का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहीं पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में जब स्ट्रेट बनाना होता है तो कोई चैलेंज नहीं होती। देयर इज नो एनी चैलेंज इफ यू आर डिजाइनिंग अ रोड 100% स्ट्रेट एनीवेयर, बट यू फेस द चैलेंज ओनली व्हेन देयर इज अ कर्वेचर इन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। सो आप रोड को एक लॉन्ग डिस्टेंस तक स्ट्रेट नहीं बना पाओगे, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शंस होंगी बीच में। उसकी वजह से आपको अलाइनमेंट को टर्न करना पड़ता है, और जैसे ही आप टर्न करोगे तो टर्न करने का मतलब क्या है कि आपने घुमा दिया। घुमाने का मतलब क्या? कर्वेचर का फॉर्मेशन आ गया। तो आपको जो कर्वेचर बनाना है, बस उस कर्वेचर की बात मैं कर रहा हूं कि नाउ यू विल हैव टू इंट्रोड्यूस सम कर्वेचर इन द अलाइनमेंट, और वो जो कर्वेचर होगी, अब उस कर्वेचर को हम लोग यहां पे देखने जा रहे हैं। अब उस कर्वेचर रिलेट करता हुआ कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं यहां पे। सबसे पहले स्टार्ट करें कि प्रॉब्लम क्या है। देखो इस चैप्टर में क्या है ना कि अभी जो पढ़ने जा रहे हो आप हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, इसमें कई सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो आप पढ़ोगे। लेकिन उस एलिमेंट को पढ़ने के लिए कि आखिरकार डिजाइन कर रहे हो एलिमेंट को, उससे पहले ये जानो क्यों डिजाइन कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम ऐसी आ गई कि उसकी वजह से हमें एलिमेंट डिजाइन करना पड़ रहा है। तो वो प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको प्रॉब्लम पहले डिटेल में बताता हूं। अब जो टॉपिक है ना बेसिकली हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, उसको मैं स्टार्ट करूंगा अभी से कुछ देर बाद। लेकिन पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस। तो वो प्रॉब्लम समझोगे तो सोल्यूशन आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं स्टार्ट करता हूं। हॉरिजॉन्टल कर्व इज द प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब वो नीड भी है और उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम भी है। तो उस नीड आपको समझ में आना कि स्ट्रेट नहीं लगा सकते तो कर्व लगाना पड़ेगा। अब जब कर्व लगा रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, वो क्या प्रॉब्लम है थोड़ा डिटेल में देखना है इसको। मैं स्टार्ट करता हूं। हॉरिजॉन्टल कर्व, ठीक है, टॉपिक है हॉरिजॉन्टल कर्व। और समझना कि हॉरिजॉन्टल कर्व की प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व की बात करते हैं, so whenever there is a horizontal curve introduced in horizontal alignment, there is one problem you will face. What? Like there is a horizontal curve due to which the vehicle will move along the horizontal curve. अब कोई हॉरिजॉन्टल कर्व आ गई, जैसे आप इस बात को ना ऐसे समझो, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये है रोड और इसको आपने स्ट्रेट नहीं बनाया है, कर्वेचर बनाया है। अब मैंने बता दिया ना कि स्ट्रेट बनाते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, लेकिन कर्व आपने इंट्रोड्यूस किया है। Since you are introducing a horizontal curve in horizontal alignment, you will start facing some problem. अब जरा सोचो, यहाँ पे एक टॉप व्यू दिखा रहा हूँ एक व्हीकल का। ये जो डायग्राम दिखा रहा हूँ ना, ये व्हीकल का टॉप व्यू दिखाने का तरीका ऐसे। तो आप सोचो कि ये कर्व है और इस कर्व पे व्हीकल मूव कर रही है किसी स्पीड v से। अब जरा आप खुद ही सोचो कि देयर इज अ व्हीकल मूविंग विद स्पीड v ऑन दिस कर्व, तो आप इसकी वजह से प्रॉब्लम सोचो कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ये समझ में आएगा कि व्हेनेवर देयर इज अ व्हीकल मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व, आप देखो ये है हॉरिजॉन्टल कर्व और इस पे व्हीकल मूव कर रही है। तो आप पहले ये समझो कि इस हॉरिजॉन्टल कर्व पे जो व्हीकल की मूवमेंट हो रही है ना, इसकी वजह से व्हीकल कुछ प्रॉब्लम फेस करेगी। होगा क्या कि द मोमेंट द व्हीकल विल स्टार्ट मूविंग अलोंग द कर्वेचर, तो व्हीकल करती क्या है, कोई भी ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी को हमेशा व्हीकल के मतलब कि गाड़ी को जो व्हीकल है ना उसको हमेशा कर्व के अलोंग मूव करना चाहता है। जैसे ये ड्राइवर कर्व के अलोंग मूव करना चाहेगा ना, तो वो एक्चुअली कर्वेचर पे मूव करेगा, एंड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द व्हीकल अलोंग द कर्वेचर देयर विल बी अ फोर्स एक्टिंग इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, वी कॉल इट एज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब होगा क्या, यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी, एंड दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये रहा इसका सीजी और ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P एक्ट की, जिसकी वैल्यू होती है mv²/r। आप सोचो, आर यू एबल टू सी दैट इफ देयर इज अ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इन हॉरिजॉन्टल कर्व, देन इन दिस केस द व्हीकल व्हिच इज नेगोशिएटिंग द कर्व, any vehicle which is negotiating the curve will have a radially outward direction force called as the centrifugal force equal to mv²/r.
होगा क्या, अब जैसे ही लैटरली एक फोर्स एक्ट किया, जैसे ही लैटरली एक फोर्स एक्ट किया इस व्हीकल पे, एग्जैक्टली उसी टाइम पे एक लैटरली रेजिस्टिव फोर्स भी एक्ट करेगी जो कि फ्रिक्शन होगी। कहां पे होगी फ्रिक्शन, तो आप सोचो कि इस व्हीकल के टायर और ये रोड, उन दोनों के बीच में वही तो है ना कांटेक्ट, तो वहां पे एक अंदर की तरफ एक फोर्स डेवलप करेगी जो होगी फ्रिक्शन। अब यहीं पे वो फोर्स भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। सो ये यहां से एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगी, दिस इज फ्रिक्शन। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि दो फोर्स जो मैंने आपको दिखाया, इन दोनों फोर्स में ये हमने बताया ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल, और ये क्या है, फ्रिक्शन। लेकिन फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन की है, जरा याद करो। आपको जब मैंने पढ़ाया था फ्रिक्शन, तो उस फ्रिक्शन में मैंने ये समझा रखा कि फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन की होगी। क्या लगता है आपको किधर की फ्रिक्शन है ये, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। यहां पे कौन सी लग रही है, ये जो मैंने अभी दिखाया ये एफ, ये कौन सी है, तो व्हीकल का डायरेक्शन ऐसा है, तो ये तो ट्रांसवर्स हुआ ना। सो दिस फ्रिक्शन इज व्हाट, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स फ्रिक्शन। अब आपके सामने यहां पे केस है कि व्हेनेवर हॉरिजॉन्टल कर्व इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, अगर आप हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट बना रहे हो तो और उसके अंदर आपने कर्व का इंट्रोडक्शन किया है, देन फॉर एनी व्हीकल व्हिच इज मूविंग अलोंग द कर्व देयर विल बी centrifugal force acting on the vehicle in radially outward direction like this, and at the same time you have resistive force friction also. Now you need to understand, due to this condition there will be two different effect on the vehicle. ऐसा होने से दो अलग अलग इफेक्ट आएगा व्हीकल पे। पहला आप सोचो, पहला इफेक्ट तो ये है कि अगर ये बराबर है तब तो ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि फ्रिक्शन उतनी डेवलप नहीं की, ये P फोर्स ज्यादा आ गई तो ये व्हीकल जो यहां पे है ना, ये स्किड होकर के बाहर की तरफ चली जाएगी। और ये चीज भी मैं आपको दिखा देता हूं, लुक एट दिस। होगा क्या, ये यहां से स्किड होकर के कुछ ऐसा यहां पे, और स्किड होकर के कुछ ऐसा, आप देख सकते हो। तो अपना पोजीशन, जो पोजीशन आप व्हीकल का देख रहे हो, ये P फोर्स ज्यादा हो जाने से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाने से ये व्हीकल अपनी पोजीशन से स्किड होकर के बाहर चली जाएगी। सो देयर विल बी लेटरल स्किडिंग ऑफ द व्हीकल। आपको याद होगा ना, स्किड आपने पढ़ा है। जरा सोचो, यहां पे लेटरली स्किड करेगी व्हीकल, तो व्हीकल जो अपनी पोजीशन पे यहां से स्किड करके बाहर चली गई। आप ये फेस भी करते हो, कई बार आपने इस चीज को देखा भी होगा। आपने ये देखा होगा कि कई, मान लो कहीं पे कर्वेचर है और आप हाई स्पीड से जा रहे हो, और किसी कर्वेचर पे हाई स्पीड पे जाओगे ना, तो आप यहां से ऐसे मूव करोगे और स्किड करके इधर आने लग जाओगे, तो टायर स्किड होकर के इधर चली जाती है। तो वो जो लैटरल स्किडिंग की प्रॉब्लम होती है, दैट प्रॉब्लम यू विल फेस ओनली ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व लाइक दिस। तो प्रॉब्लम नंबर 1 तो आपने देखा कि लैटरल स्किडिंग की प्रॉब्लम है। दूसरा, एक और भी प्रॉब्लम है कि जो फोर्स लगी है ना P, वो व्हीकल के CG पे लगी है, और ये F लगी कहां पे, टायर एंड रोड सरफेस के बॉटम पे। जरा ये सोचो कि व्हीकल, अब मैं थोड़ा सा आपको ये दिखाता हूं, इसी को ना यहां पे ऐसे समझो कि ये है व्हीकल और ये है टायर, ठीक है। मैं बोलूं कि ये है व्हीकल और ये है CG इसका, तो CG पे P फोर्स लगा कुछ ऐसे और बॉटम पे F फोर्स लगा कुछ ऐसे। जरा सोचो आप कुछ ऐसा ही होगा ना। आप इसका क्रॉस सेक्शन व्यू देख रहे हो, ये व्हीकल है ना, ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन व्यू देख रहे हो। इस व्हीकल का क्रॉस सेक्शन व्यू में सोचो कि P फोर्स लग रही है आउटवर्ड डायरेक्शन में और F फोर्स ऐसे लग रही है। तो आपको एक चीज यहां पे समझ में ये आना चाहिए कि इन दोनों के बीच में ये एक हाइट ऑफ CG H है। जरा सोचो, यहां पे एक मोमेंट डेवलप करेगा क्या, और मोमेंट डेवलप करने के कारण होगा क्या कि ये जो व्हीकल है वो ओवरटर्न करने लग जाएगी। सो पहला इफेक्ट तो मैंने दिखाया कि लेटरली स्किड कर रही है। दूसरा इफेक्ट ये देखो कि ये जो व्हीकल मैंने दिखाया आपको, इस व्हीकल में ये क्या हो रही है, ओवरटर्निंग की प्रॉब्लम आ रही है। तो व्हीकल ऐसे सिचुएशन में जब कर्वेचर पे मूव करेगी, तो इस कर्वेचर के अलोंग मूव करते 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 टर्न भी कर सकती है बाहर की तरफ, दिस विल ओवरटर्न। सो द प्रॉब्लम इज व्हाट, ओवरटर्निंग। तो मैं अगर अकाउंट करूं कि क्या क्या प्रॉब्लम एक व्हीकल फेस करती है, ठीक है, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो आप इसको पूरा सीक्वेंस में ऐसे समझ सकते हो कि अगर स्ट्रेट होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कर्वेचर बनानी पड़ी, और कर्वेचर बनाया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आई पिक्चर में, और जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पिक्चर में आई तो दो इफेक्ट आए व्हीकल पे। पहली इफेक्ट आई ओवरटर्निंग की प्रॉब्लम, ओवरटर्निंग ऑफ द व्हीकल, एंड दूसरी आई लेटरल स्किडिंग ऑफ द व्हीकल। तो यहां पे अगर मैं ओवरऑल सब अकाउंट करूं तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि किसी भी व्हीकल पे अगर मैं बात करूं तो व्हीकल पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का दो इफेक्ट आया, ओवरटर्निंग ऑफ द व्हीकल एंड लेटरल स्किडिंग ऑफ द व्हीकल। अब इन दोनों प्रॉब्लम को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा अभी, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहले एक काम करो,
इस वाले डायग्राम का तो मैं डिटेल अभी दिखाऊंगा आपको इस टाइप का, ठीक है। तो इसको हटा दे रहा हूँ, इसको पहले बना लो, जो बोर्ड पे बनी हुई है ना इसको कंप्लीट करो, राइट इट डाउन। चलो इसमें लिखो, when there is a horizontal curve, when there is a horizontal curve, write it down, इसी के नीचे लिखिए, मैं लिखा रहा हूं आपको। when there is a horizontal curve introduced in horizontal alignment, when there is a horizontal curve introduced in horizontal alignment, when there is horizontal curve introduced in horizontal alignment, then for a vehicle negotiating that curve, then for a vehicle negotiating that curve, negotiate करने का मतलब होता है कर्व के along मूव करना, ठीक है। यहाँ पे जो negotiate का significance है वो है कर्व के along मूव करना, ठीक है। then for a vehicle negotiating a horizontal curve, centrifugal force will be developed, centrifugal force will be developed in radially outward direction to curve, in radially outward direction to curve, which is lateral direction of vehicle, which is in lateral direction of vehicle। देखो कर्व के लिए तो रेडियली आउटवर्ड हो गई, लेकिन व्हीकल के लिए ये लेटरल है, which is lateral direction of vehicle, ठीक है। चलो यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। अब यहाँ पे समझो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या इफेक्ट आया, इसी के नीचे अगला पॉइंट बनाओ, इफेक्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन व्हीकल। मैं लिख भी दे रहा हूँ, इफेक्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन व्हीकल। Effects of centrifugal force on vehicle। सबसे पहला है ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल, एंड दूसरा है लैटरल स्टेडिंग ऑफ व्हीकल। अब इन दोनों को ना मैंने आपको बोला कि प्रॉब्लम समझ लेना पहले ज़रूरी है, तभी आप सॉल्यूशन को बेटर तरीके से समझ पाओगे। तो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम बेसिकली ये दोनों प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम है कि व्हीकल ओवरटर्न हो रही है, दूसरी प्रॉब्लम है कि व्हीकल लैटरली स्किड हो रही है, और इसी का सोल्यूशन हम लोग ढूंढेंगे बाद में, लेकिन पहले प्रॉब्लम को डिटेल में देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब इन सब से जाने से पहले अब एक चीज़ ना अलग से दिखाता हूँ कि भाई हम लोग ना डायग्राम कई सारे ड्रॉ करते हैं, व्हीकल का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और व्हीकल का डायग्राम ड्रॉ करने में बच्चे कई बार वहाँ पे सही तरीके से समझ नहीं पाते कि कौन सा व्यू है। तो व्यू मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि व्हीकल को अलग अलग तरीके से देखोगे तो किस तरीके से दिखाई देगी। आई विल शो यू नाउ, लुक एट दिस। व्हीकल, समझना ध्यान से। अगर यहीं पे मैं बोलूं, ठीक है, कि व्हीकल है, तो ये व्हीकल आपको समझ में आ जाना चाहिए कुछ ऐसे, ठीक है। आपको क्या लगता है ये कौन सा व्यू है? ये जो व्यू मैं आपको दिखा रहा हूं, आप खुद ही देखो और बताओ कौन सा व्यू है ये एक ट्रक का डायग्राम है। जनरली जो हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ते हैं ना, उसमें एनालाइज करते हैं एक ट्रक के डायग्राम से। तो ये ट्रक का डायग्राम है, आप बताओ कौन से साइड से देख रहे हो, तो आप इसको बोलोगे साइड व्यू। दिस वन इज अ साइड व्यू। अब ये टायर का राउंड हो जाना यहाँ पे यही शो कर रहा है,
ये जो टायर है इसका यहाँ पे राउंड हो जाना इस तरीके से, ये जो राउंड देख रहे हो आप, ये राउंड हो जाना यही शो कर रहा है कि दिस वन जो आप देख रहे हो ये साइड से देख रहे हो, ठीक है, ये कुछ ऐसा साइड से देख रहे हो, ठीक है। तो ये साइड व्यू है, ध्यान रखना है, मैं लिख भी दे रहा हूं साइड व्यू। इसी का मैं टॉप व्यू दिखाता हूं, इसी का मैं साइड व्यू दिखाता हूं, ठीक है। हर एक तरीके का व्यू यहाँ पे जो बनता है वो मैं आपको शो करता हूँ। इसी का मान लो अगर मैं फ्रंट से देखूँ तो अभी टायर साइड से देखोगे तो पूरी राउंड दिखाई दे रही है टायर, लेकिन इसी को अगर मैं फ्रंट से देखूँ इस साइड से, ठीक है, या फिर सेक्शन कट करके देखूँ क्रॉस सेक्शन व्यू, या फिर मैं बैक से देखूँ, मतलब कि ट्रक को आप यहाँ से सेक्शन कट कर दो या फिर फ्रंट से देखो या फिर रेयर से देखो, किसी भी सेक्शन पे देखो, तो उस केस में अभी जो दिखाई दे रही वो है लेंथ ऑफ द व्हीकल एंड हाइट ऑफ द व्हीकल। ये क्या है, लेंथ, और ये है हाइट। और इसी को अगर मैं यहाँ से देखूँ तो वो भी मैं आपको व्यू दिखा दे रहा हूँ। ये कुछ ऐसा है एंड यू कैन सी, अब जो टायर नजर आएगी ना आपको, अब जो टायर दिखाई देगी वो टायर यू विल सी समथिंग लाइक दिस। ये क्रॉस सेक्शन व्यू है और इस क्रॉस सेक्शन व्यू में जो टायर आपको नजर आएगी वो कुछ ऐसे होगी, ठीक है। तो आप यहीं पे देख लो जो टायर नजर आ रही है, दीज आर द टायर्स, ठीक है। अब मैं बोलूं कि अब कौन सा व्यू है, तो आप पहले डायमेंशन सोचो, तीन ही चीज होती है ना, लेंथ, विड्थ एंड हाइट होती है। तो ये है लेंथ, ये है हाइट, लेकिन यहाँ पे जो दिखाई दे रही है वो क्या है, विड्थ एंड हाइट। ये कौन सी व्यू हो जाएगी, क्रॉस सेक्शन व्यू। मतलब क्या हुआ कि या तो फ्रंट से देख रहे हो या तो रियर से या फिर सेक्शन कट करके देख रहे हो, ठीक है। तो टायर आपको इस शेप में नजर आ रही है। आई क्लियर? इसी का अब मैं टॉप व्यू दिखाता हूँ, ठीक है। ये समझना जरूरी है क्योंकि डायग्राम पूरी हाईवे में ना, ये डायग्राम आपको कई बार अलग तरीके से दिखाई देगा, तो विजिबिलिटी आपकी क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी डायग्राम कहाँ पे है। देखो ये जो डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि ये कुछ इस तरीके से शो किया गया है। लुक एट दिस। ट्रक को अगर टॉप से देखोगे ना, तो जहाँ पे ड्राइवर का सीटिंग अरेंजमेंट होता है, आप सोचो पहले कि ट्रक को अगर आप टॉप से देखते हैं तो जहाँ पे ड्राइवर का सीटिंग अरेंजमेंट होता है, जिस जगह पे ड्राइवर का सीटिंग अरेंजमेंट होता है उसके ऊपर एक रूफ बनी होती है इस तरीके से। ये लोडिंग के लिए यूज़ नहीं होती, सिर्फ ये वाला पार्ट होता है लोडिंग के लिए, खाली जगह, है ना। अब यहाँ पे ये हमारी टॉप व्यू है, तो इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज द टॉप व्यू, दिस इज टॉप व्यू, ठीक है। इसी तरीके से एक और डायग्राम बन सकता है एंड आई विल शो यू। आप यहाँ पे देखो, ये इसका बॉटम व्यू है, मतलब कि अगर आप टायर को, अगर ट्रक को नीचे से देखोगे तो कैसे दिखाई देगी। तो अगर नीचे से देखोगे तो सारे टायर्स नजर आ रहे होंगे, लेकिन साइड व्यू में राउंड है, क्रॉस सेक्शन में आपको इस तरीके से, और बॉटम से देखोगे, ये बॉटम व्यू में बनाने जा रहा हूं, तो इसमें क्या हो जाएगी कि इस टायर को देखो बॉटम से तो ये ऐसे दिखाई देगी, ये हो जाएगी टायर, ये हो जाएगी टायर, तो ये जो देख रहे हो दिस इज व्हाट, बॉटम व्यू। अच्छा एक चीज़ और, ये जो है ना आपस में कनेक्टेड होता है इस तरीके से, इसको एक्सल कहते हैं, ठीक है, वो भी अभी दिखा दूंगा। तो ये जो व्यू है ये क्या है, दिस इज बॉटम व्यू। ये इसलिए जान लेना जरूरी है ना क्योंकि जो हाईवे में पढ़ा रहा हूँ आपको, उसमें अलग अलग तरीके से मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, मतलब कि जब मैं थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से डायग्राम बताऊंगा, तो वहाँ पे ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि किधर से आप देख रहे हो, कौन सा व्यू है। व्यू आप यहीं समझ लो, साइड व्यू में कोई भी ट्रक इस तरीके से दिखाई देगी, टॉप व्यू ऐसा, क्रॉस सेक्शन व्यू ऐसा एंड बॉटम व्यू ऐसा। तो ये कंप्लीट डायग्राम है व्हीकल का, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको अपने नोट में आप बना लो और इसी का यूज करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक चीज और मैं बताता हूँ, उसके बाद बनाना। देखो एक टर्म होती है एक्सल। अगर मैं एक्सल की बात करूं तो एक्सल आपने दो तरीके से देखे होंगे, कई बार देखा होगा कि फ्रंट पे जो होती है, जो आप स्टीयरिंग को मूव करते हो तो आगे वाली टायर ना डायरेक्शन चेंज करती है,
ठीक है। सिमिलरली रियर पे जो एक्सल्स होती है वो पावर डेराइव करती है। तो इंजन अगर आप किसी भी ट्रक्स वगैरह में देखोगे ना तो आपको फंक्शन ऐसा दिखाई देगा कि जैसे ही एक्सेलरेट करता है ड्राइवर, पावर देता है, तो पावर ट्रांसफर होता है रियर एक्सल पे और रियर एक्सल घूमती है फिर। तो उसमें क्या होता है ना कि टैंडम मूव करते हैं। ये आपको ज्यादातर व्हीकल में आपको रियर एक्सल पावर सिस्टम दिखाई देगा आपको, कि जो पावर ड्राइव होती है इंजन से वो रियर पे चली जाती है और रियर उसको पावर देता है। अब यहाँ पे एक्सल की बात करते हैं। तो एक्सल है क्या, आप देखो पहले कि ये टायर का दो फंक्शन, मतलब कि दो टायर का फंक्शन। तो ये एक टायर है और ये शाफ्ट से कनेक्टेड है और यहाँ पे दिस वन इज सेकंड टायर लाइक दिस, ठीक है। ये एक्सल कई बार ना रियर वाले साइड में डुअल व्हील असेंबली भी बन जाती है। तो आपको ऐसा भी नजर आ सकता है कि आप देखो यहाँ पे कि एक टायर है इस तरीके से, एंड दूसरा तो आप देखो ये क्या है ना कि जनरली आप, जैसे मैं आपको याद दिलाता हूँ, ट्रक्स वगैरह का आप पीछे वाला साइड देखना कि ट्रक में या बसेस में जो टायर्स लगे होते हैं आपको डबल टायर का फंक्शन दिखता है। तो ये कहलाता है डुअल व्हील असेंबली, ठीक है। ये भी एक्सल है, डुअल व्हील असेंबली। और ये फ्रंट पे जो आपको नजर आएगी वो सिंगल हमेशा नजर आती है, ठीक है। वो इस तरीके से रहेगी। तो ये जो सब लगा हुआ है ना टायर का फंक्शन शाफ्ट के साथ, ऑल टुगेदर इट इज नोन एज द एक्सल। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब इसका एक वैल्यू भी याद रख सकते हो कि जो हम लोग रोड की डिजाइनिंग करते हैं वो स्टैंडर्ड एक्सल लोड किसी एक एक्सल पे, नॉर्मल एक्सल पे जो स्टैंडर्ड एक्सल लोड होती है, दिस आई कैन राइट स्टैंडर्ड एक्सल लोड इज 8.2 टन्स। ये पूरे एक्सल की लोडिंग है। तो एक टायर पे कितना आ जाएगा, 4.1 टन्स, ठीक है। तो आप ये समझो कि ये स्टैंडर्ड एक्सल लोड, ये डिजाइन वैल्यू होती है, ये एक्चुअल नहीं है। आप ना हाईवे में हमेशा ये चीज पढ़ना है कि आप ट्रक पे कितना लगा सकते हो, ये अलग बात है। रोड को कितने के लिए डिजाइन किया है, ये अलग बात है। आप सोचो ट्रक से जितनी लोड आएगी उतने के लिए रोड डिजाइन नहीं करोगे आप, उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के उससे ज्यादा के लिए डिजाइन करोगे। तो ये जो वैल्यू ये जो हमने आपको वैल्यू बताई है ना कि स्टैंडर्ड एक्सल लोड 8.2 है, ये वो वैल्यू है जिसके लिए रोड की डिजाइनिंग की जाती है। कि जब भी आप रोड की डिजाइनिंग करते हो ना, आप इसी लोड वैल्यू के लिए करते हो। तो ये आप ध्यान में रखना। ट्रक पे कितना अलाउ कर सकते हो ये एक अलग इश्यू है, ठीक है। अब मैंने आपको ये बता दिया कि एक्सल क्या है, कहां पे कौन से एक्सल्स होते हैं, और साथ साथ मैंने बता दिया कि व्यू कौन कौन से हो सकते हैं। अब एक काम करो, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे हॉरिजॉन्टल कर्व और वहां पे इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन व्हीकल की। अब उस डिस्कशन पे वापस जाएंगे, लेकिन इस चीज को कहीं पे नोट करके आप कंप्लीटली लिख लो, पहले राइट इट डाउन। चलो, आई होप कि आपने लिख लिया होगा। अब यहां से वापस आते हैं उस टॉपिक पे। ये रहा इफेक्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन व्हीकल। दो तरह के इफेक्ट हैं, एक है ओवरटर्निंग एंड दूसरा है लेटरल स्किडिंग ऑफ द व्हीकल। मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले से, दिस वन विल स्टार्ट द फर्स्ट वन, ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल। हम लोग ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो अब मैं इसको शुरू करता हूं, ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल। अब ना दो चीजें समझना कि टॉप व्यू भी समझना है और उसका साइड व्यू भी। तो मैं आपको दिखाता हूं। पहले देखो टॉप व्यू, लुक एट दिस। ये है कर्वेचर, ये है व्हीकल चल रही है और इसको मैं बोलूंगा इनर, इसको मैं बोलूंगा आउटर, ठीक है। ये व्हीकल है, व्हीकल v स्पीड से मूव कर रही है। अब होगा क्या, ड्यू टू दिस मूवमेंट यू नो दैट एट द CG ऑफ द व्हीकल देयर विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग, दैट इज P। और आपको ये भी मालूम है कि इस व्हीकल पे एक फोर्स एक्टिंग करेगी जो इनर साइड करेगी और ये हो जाएगी फ्रिक्शन। ये तो आप जानते हो। मैं एक काम करता हूं, इसका ना क्रॉस सेक्शन, ये कौन सी व्यू है, टॉप व्यू। मैं इसका क्रॉस सेक्शन व्यू आपको दिखाता हूं पहले। ये हो जाएगी टॉप व्यू, टॉप व्यू। अब इसी का मैं क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाता हूं, लेकिन क्रॉस सेक्शन कहां पे ले रहा हूं वो भी आप पहले अच्छे से समझ लो। ये है, यहां देखो, दिस वन
इस सेक्शन वी हैव टेकन XX। आप एक काम करो ना, यहाँ से XX सेक्शन पे कट कर दो रोड को, व्हीकल को सब कंप्लीटली कट कर दो और यहाँ से इसको हटा दो। इधर से देखो, तो अगर मैं देख इधर से रहा हूँ, आप बताना यहाँ पे होगा क्या। यहाँ से देख रहे हैं हम लोग। सो आप बताओ कि एक व्हीकल है, रोड पे चल रही है, आउटर एज इनर एज सब हमने बता दिया। यहाँ पे एक XX सेक्शन पे मैंने कट किया, कट करके इसको हटा दो और इधर से देखो, तो आप बताओ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जहां से आप देख रहे हो, हियर इज यू, ठीक है, तो आप यहां से देख रहे हो, तो बस इतना बता दो कि यहां से जब देखोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपके कौन से साइड में दिखाई देगी। तो आप बोलोगे राइट हैंड साइड, और फ्रिक्शन फोर्स किस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड। हम लोग जिक्र क्या कर रहे हैं, ओवरटर्निंग ऑफ द व्हीकल। अब मैं आपको दिखाता हूं इसी का क्रॉस सेक्शन व्यू। ये कौन सी थी, टॉप व्यू। सो लेट्स स्टार्ट द क्रॉस सेक्शन व्यू नाउ। देखो क्रॉस सेक्शन व्यू XX पे, ये है रोड, ठीक है, ये है व्हीकल एंड नाउ यू कैन सी, ये कुछ ऐसा है। ये हमने आपको रोड दिखाया जिसमें कोई सुपरएलिवेशन नहीं है। ये सब ना सुपरएलिवेशन वगैरह बाद में सोचेंगे, अभी सिर्फ ये सोचो कि एक नॉर्मल रोड है और उस पर क्या क्या प्रॉब्लम फेस करती है एक व्हीकल, वो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। लुक एट दिस। अब ये रोड है और इस पे अब मैं फोर्सेस अगर दिखाऊँ आपको, तो फोर्सेस यू कैन विजुअलाइज, ये हो जाएगी आउटर साइड, आउटर, और ये हो जाएगी इनर साइड। तो आप पहले इसको विजुअलाइज करके ये सोचो कि जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था उसमें मैंने आपको यहाँ पे रखा था आई को, और मैंने आपको बोला था कि यहाँ से जब आप देखोगे, सो यहाँ से देखने के बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपके राइट हैंड साइड में आएगी जो कि आउटर साइड में है, और फ्रिक्शन लेफ्ट हैंड साइड में आएगी। तो मैं ओवरटर्निंग आपको समझा रहा हूँ और इसीलिए यहाँ पे पहले मैं CG दिखाता हूँ। दिस इज द CG ऑफ द व्हीकल। अब CG बॉटम पे तो होगी नहीं, कुछ ना कुछ इसका वेट होगा, तो CG यहाँ पे है। तो एक काम करते हैं, अब जब CG बताया है तो CG का मैं आपको डायमेंशन भी दिखा दूं कि CG का डायमेंशन क्या है। सो समझना जरा ध्यान से, टायर एंड टायर, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है B, और ये जो हाइट है दिस इज H। So height of CG is H and center to center spacing between the tire in axle। अच्छा, आपको ये बात समझ में आ गई ना कि ये वाली टायर और ये वाली टायर एक ही एक्सल के दो टायर है। अगर आप क्रॉस सेक्शन व्यू देखोगे तो आप सोचो ना, यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन व्यू देखा तो टायर कौन सी आएगी, आप यहाँ से देखोगे तो एक ही एक्सल के दो टायर दिखाई देंगे। तो ये एक ही एक्सल का दो टायर आपको दिखाई दे दिया। अब यहाँ से मैं बात करूँ कि मैंने हाइट ऑफ CG आपको बता दिया कि H है और स्पेसिंग बिटवीन द टायर B है। अब यहाँ से मैं फोर्सेस दिखाता हूँ आपको। लुक एट दिस। ये यहाँ से फोर्स जो एक्ट करेगी ना, दिस फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P है। साथ में अब आप देखो यहाँ पे इस वाले डायग्राम पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये P है और वहीं पे इसका ये W वेट लग रही होगी, ठीक है, वेट लग रही होगी। लेकिन अब थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करो, मैं इसको इनलार्ज भी करता हूं और आप सोचो इस वाले पर्टिकुलर डायग्राम में सोचो कि नाउ देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ ओवरटर्निंग ऑफ द व्हीकल ड्यू टू दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब जरा सोचना जरा आप यहीं पे कि इस CG पे ये है क्या, दिस इज CG, और CG पे एक फोर्स रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में P एक्ट कर रही है और उसी CG से एक वेट एक्ट कर रही है, वेट ऑफ द व्हीकल। इन दोनों को आपस में कंपेयर करो और सोचो कि इसकी वजह से होगा क्या। सो आर यू एबल टू सी दैट हियर P इज एक्टिंग एट द CG, बॉटम पे एक्ट नहीं कर रही है, CG पे एक्ट कर रही है। उसकी वजह से द P विल जनरेट अ मोमेंट ड्यू टू विच द व्हीकल विल हैव अ टेंडेंसी टू ओवरटर्न। सोचो जरा आप कि P यहां से जो एक्ट करेगी ना, ये P किसी H हाइट पे एक्ट कर रही है, तो उसकी वजह से ये P एक मोमेंट जनरेट करेगा जिसको बोलेंगे हम लोग ओवरटर्निंग मोमेंट, और W भी एक मोमेंट जनरेट करेगी
ठीक है, और वो हो जाएगी W इनटू द डिफरेंस। अब मैं बताता हूं, पहले ये सोचो कि अगर इस व्हीकल की ओवरटर्निंग आपको नजर आ रही है, अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हो कि इस व्हीकल की ओवरटर्निंग होगी, तो आपको ये भी विजुअलाइज करना चाहिए कि ओवरटर्निंग किसके अबाउट होगी। मैं अब यहां पे 2 मार्किंग करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना समझना। ये है टायर ए और ये है टायर बी। आप खुद बता दो कौन से टायर के अबाउट ओवरटर्निंग सोच रहे हो आप। तो आप सोचो कि रेडियली ओवरटर्न किधर हो जाएगी। अगर आप मूव कर रहे हो किसी कर्व पे, तो कर्व पे मूव करने से ओवरटर्निंग किस साइड होगी, बाहर के साइड में। आप सोचो ना, मैंने स्ट्रेट रोड रखा है, तो ओवरटर्निंग किस साइड में होगी, बाहर के साइड में। सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस डायग्राम ऑल्सो। यहां पे देखो और बताओ पी एक्ट की। अब ट्रक के बॉटम पे टायर से रोड सरफेस के बीच का जो कॉन्टैक्ट है उस पे एफ एक्ट कर रही है और सीजी पे पी एक्ट कर रही है, तो उसकी वजह से जो ओवरटर्निंग होगी वो किधर की होगी, दैट ओवरटर्निंग ऑफ कोर्स इट विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये बाहर की साइड में ओवरटर्न करेगी, तो ये ओवरटर्निंग आउटवर्ड साइड होगी, और वो आउटवर्ड साइड अगर होगी तो इस वाले डायग्राम में देखो और बताओ कि ये ओवरटर्निंग जिसको मैं बोल रहा हूं आउटवर्ड साइड, वो कौन सी व्हील के अबाउट होनी चाहिए, विच व्हील, कौन से व्हील के अबाउट ओवरटर्निंग होनी चाहिए। तो आप बोलोगे दैट इज बी। अब ये जो पॉइंट मैंने मार्क किया ना, दिस इज द पॉइंट ऑफ ओवरटर्निंग, इसके अबाउट होगा। तो ये बाहर के साइड में ओवरटर्न कर जाएगी ऐसे, ठीक है। तो इसी व्हीकल का अगर दूसरा डायग्राम में दिखाऊं, तो ओवरटर्निंग के बाद जो डायग्राम होगा ना, कुछ ऐसा हो जाएगा। इसका अगर ओवरटर्निंग में दिखाऊं, तो आपको ये नजर आना चाहिए कि ये है रोड सरफेस, आप देखो यहाँ पे आपको ये समझ में आ जाएगा अब कि ये यहाँ पे ना ओवरटर्निंग जो हो रही है वो इस तरीके से हो रही है ओवरटर्निंग। अब इन दोनों डायग्राम को साथ में देखो आप, तो आपको ये समझ में आएगा कि बेसिकली ये जो रोड है, इस रोड पे ओवरटर्निंग हो रही है, लेकिन टायर ए के अबाउट नहीं, टायर बी के अबाउट हो रही है ऐसे। तो P फोर्स एक ओवरटर्निंग मोमेंट जनरेट करेगा और W एक रेजिस्टिंग मोमेंट जनरेट करेगी, और इन्हीं दोनों के बीच में एक बैलेंस बनेगा। तो उस बैलेंस पे भी हम लोग जिक्र करेंगे, लेकिन पहले आप इस सिचुएशन को देखो, इस तरीके से ओवरटर्निंग होगी। तो हमें ये आइडिया लगा ना कि ओवरटर्निंग का पॉइंट क्या हुआ, तो बी पॉइंट, बी टायर के नीचे वाला पॉइंट, ये वाला, तो ये जो हमने रेड कलर से मार्क कर रखा, दिस इज द पॉइंट ऑफ ओवरटर्निंग। तो ये बी पॉइंट हमारी ओवरटर्निंग वाली पॉइंट है। अब इसके अबाउट अगर मैं मोमेंट लिखूं, तो यहाँ पे 2 तरह के मोमेंट लिखे जा सकते हैं। नाउ आई विल राइट द 2 डिफरेंट मोमेंट। सो सबसे पहले मैं बोलूं कि ओवरटर्निंग मोमेंट कितनी होगी। सो दिस एम नॉट इज ओवरटर्निंग मोमेंट, ओवरटर्निंग मोमेंट ये कितनी हो जाएगी, P इंटू एच, ठीक है। और वहीं पे एम आर इज रेजिस्टिव मोमेंट, रेजिस्टिव मोमेंट, एम आर इज रेजिस्टिव मोमेंट, एंड दैट इज यहीं पे W इंटू बी बाई 2, ठीक है। सो आप देखो, अब आपको यहां पे समझ में आ जाएगा कि आप CG यहां पे है, और यहां से आप खुद ही देख लो कि P इंटू ये वाली हाइट H, तो इसके अबाउट जो मोमेंट बनी ओवरटर्निंग की वो P इंटू एच हो गई, और इसके अबाउट ये W और ये वाला डिफरेंस कितना हो गया, W B बाई 2। सो W इंटू बी बाई 2 इज द रेजिस्टिव मोमेंट। अब इन्हीं दोनों के बीच में मैं कंपेयर कर देता हूँ कि इसके 3 केसेस बन सकते हैं। जरा सोचो, 3 केसेस बन सकते हैं। अब मैं एक एक करके देखता हूँ कि इन दोनों में बैलेंस क्या, कभी ये ज़्यादा कभी ये ज़्यादा, इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। तो इसके 3 केसेस, नाउ विल डिस्कस द 3 केसेस हियर। केस 1, केस 1, to avoid overturning, to avoid overturning, आप खुद सोचो कि अगर मैं मैं चाहता हूं कि ओवरटर्निंग हो ही ना, अवॉइड हो जाए, तो ये तो तभी हो सकता है ना जब ओवरटर्निंग मोमेंट रेजिस्टिव से कम हो जाए। सो व्हाट आई कैन राइट, दिस इज एम नॉट इज लेस देन
mr, अगर ऐसा होगा तभी हम अवॉइड कर पाएंगे। तो इसका अगर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, p इंटू एच इज लेस दैन w इंटू बी बाई टू। और वहीं पे अब एक टर्म और बता रहा हूँ अलग से, समझना ज़रा। एक टर्म होती है, उसको भी आप बाद में लिख लेना नोट करके, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म होती है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। सेंट्रीफ्यूगल रेशियो कह लो और इम्पैक्ट फैक्टर कह लो। डिनोट करते हैं आई से और इसका मतलब होता है P अपॉन W। ये ना हाईवे इंजीनियरिंग में ये वाला टर्म आपको बहुत मिलेगा, इम्पैक्ट फैक्टर। तो समझना है कि जब भी हम लोग टर्म यूज करते हैं इम्पैक्ट फैक्टर, इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपॉन वेट। तो दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इम्पैक्ट फैक्टर I इज इक्वल टू P अपॉन W, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ से अगर मैं रिलेट करूँ सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू अवॉइड ओवरटर्निंग दिस मोमेंट ऑफ ओवरटर्निंग मस्ट बी लेसर दैन द रेजिस्टिव मोमेंट। तो ये वैल्यू अब यहां से उस I की वैल्यू को एनालाइज कर सकते हैं क्या, कैन बी राइट दिस I इज इक्वल टू P बाई W इज लेस दैन B अपॉन 2H। ठीक है, ये पैरामीटर बन गया B अपॉन 2H। तो जब भी हम लोग अवॉइड करना चाहेंगे ना ओवरटर्निंग मोमेंट को, ठीक है, मतलब ओवरटर्निंग ऑफ द व्हीकल को, तो ये कंडीशन होनी चाहिए दैट इज I की वैल्यू जो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो की वैल्यू है दैट मस्ट बी लेसर देन B अपॉन 2H। ठीक है, ये पहला केस बना। अब इसी का दूसरा केस देखो, केस टू। केस टू क्रिटिकल केस, इसी को बैलेंस सिचुएशन भी कहते हैं। उस केस में क्या हो जाएगा, दिस इज P इज इक्वल टू सॉरी P इंटू एच इज इक्वल टू W इंटू बी बाई टू। मतलब इस केस में हो क्या रहा है, दैट इज मोमेंट ऑफ ओवरटर्निंग इज इक्वल टू रेजिस्टिव मोमेंट हो जा रही है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दिस P इंटू एच आई कैन राइट I इज इक्वल टू P बाई W इज इक्वल टू B बाई 2H। ये सिचुएशन बन रही है। और इसी का एक और केस बनता है। अब ना इसका सिग्निफिकेंस भी बताऊंगा, लेकिन पहले न्यूमेरिकली समझ लो क्या बन रहा है। इसी का केस थ्री आई कैन राइट अनसेफ केस है, अनसेफ केस। सो इसी का अगर मैं अनसेफ केस बोलूं तो अनसेफ केस में क्या हो जाएगी कि ओवरटर्निंग हो ही जाएगी, तो मोमेंट ऑफ ओवरटर्निंग इज मोर देन द रेजिस्टिव मोमेंट। और इस केस में क्या हो जाएगी, दिस इज P इंटू एच इज ग्रेटर देन W इंटू बी बाई टू। और यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू P बाई टू इज ग्रेटर देन B अपॉन 2H। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब मैं आपको इसका सिग्निफिकेंस बताता हूँ, समझना जरा कि इस वाले में तो ओवरटर्निंग होगी नहीं। पहला वाला केस जो बताया था कि टू अवॉइड ओवरटर्निंग, इसमें तो ओवरटर्निंग होगी नहीं। लेकिन जो दूसरा केस है ना, क्रिटिकल केस, इसमें इक्वल हो गई है, ओवरटर्निंग यहां भी नहीं होगी। लेकिन यहां पे एक चीज हो जाएगी क्या, कि जितने की ओवरटर्निंग मोमेंट आ रही है उतना ही की रेजिस्टिव मोमेंट आ रही है। तो अब सिचुएशन ऐसा है कि ओवरटर्निंग होते होते रह जाएगी। जरा सोचो इस कंडीशन को पहले कि ओवरटर्निंग होते होते रह जा रही है, मतलब ओवरटर्निंग हो नहीं रही है, बेसिकली होना शुरू हुई लेकिन वहीं पर रुक गई है वो। इस सिचुएशन को समझो पहले, क्रिटिकल केस है, एकदम बैलेंस्ड सिचुएशन है। और इसी को थोड़ा सा और अगर ओवरटर्निंग मोमेंट बढ़ जाए तो वो ओवरटर्निंग हो जाएगी, जो कि अनसेफ केस है। लेकिन अब अगर ओवरटर्निंग हो जाए तो अब इसके बाद होगा क्या, ओवरटर्निंग होने से जो टायर ए है वो रोड के साथ कांटेक्ट ही छोड़ देगा। ठीक है, सोचो कि ओवरटर्निंग हो गई व्हीकल की, तो किसके अबाउट हुई थी, व्हील बी के अबाउट हुई थी ना। तो ए व्हील और बी व्हील टायर में है, ए व्हील रोड के साथ कांटेक्ट ही छोड़ देगा, बी के अबाउट ओवरटर्न हो जाएगी। ठीक है, यही वो केस है। अब कुछ और भी पॉइंट से आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले आप इसे लिख लो। मैंने पहले भी आपको बोला था कि ये काफी ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, सो बहुत ध्यान से समझते चले जाना। यहां से स्टार्ट करो आप, पहले इस डायग्राम से लिखो, लिखते चले जाओ। वीडियो पॉज करके लिख लीजिए।
केस 1 लिखिए अब। केस 2 एंड केस 3 लिखिए अब। चलो अब ये लिख लिया होगा, थोड़ा सिग्निफिकेंस समझाता हूँ। अब रिएक्शन की तरफ से बात करते हैं। अभी ना आप अभी तक आपने ये देखा कि इम्पैक्ट फैक्टर किस तरीके से वैरी कर रही है। चलो आई होप कि आपने इसे लिख लिया होगा। अब इसी के कंटिन्यूएशन में एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या है ना कि रिएक्शन एट ए और रिएक्शन एट बी आपस में कंपेयर करेंगे अभी हम लोग। और आप खुद सोचो कि जब ओवरटर्निंग हो रही हो तो मैंने एक डायग्राम दिखाया था आपको ओवरटर्निंग होता हुआ। आप सोचो किसके अबाउट ओवरटर्निंग हुई थी, ए और बी? आप बोलोगे बी। तो जरा सोचो कि ए टायर रोड के साथ तो कांटेक्ट छोड़ दी ना जब ओवरटर्निंग हो रही है। तो एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ ओवरटर्निंग द टायर ए विल लॉस्ट द कांटेक्ट विद द रोड सरफेस ड्यू टू व्हिच द रिएक्शन एट ए इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, अब थोड़ा सा रिएक्शन वाला पॉइंट में डिस्कस करूंगा। तो अब तीनों केसेस में वापस आएंगे और आई विल शो यू दिस पर्टिकुलर कंडीशन। ये जो डायग्राम है, इसी डायग्राम में आई विल शो यू कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इस जगह पे रिएक्शन सिंपली हम लोग कंपेयर कर लेंगे। तो इस वाले डायग्राम को मैं सभी जगह ड्रॉ करके दिखा दूंगा आपको। पहले वाले केस में इस वाले डायग्राम को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो पहला वाला केस है ये, ठीक है। और पहले वाले केस में आप सोचना खुद ही कि ये डायग्राम में रिएक्शंस क्या होनी चाहिए। तो टू अवॉइड ओवरटर्निंग की बात कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं, पहले ना इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लो। पहले मान लो कि एक स्ट्रेट रोड है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है, मैं हटा दे रहा हूँ। मान लो एक स्ट्रेट रोड है, उस कॉन्सेप्ट पे आएंगे थोड़ी देर में अभी हम लोग। मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि जब मैं जैसे मान लो कि एक स्ट्रेट रोड है और स्ट्रेट रोड पे व्हीकल मूव ही कर रही है स्ट्रेट। आप जानते हो कि लोडिंग जो होती है किसी भी ट्रक में, किसी भी व्हीकल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है एक्सल्स के थ्रू। तो क्या है ना कि हर एक टायर पे जो एक्सल ट्रांसफर करेगी लोड, वो इक्वल लोड ट्रांसफर करेगी। मतलब कि अगर कोई व्हीकल स्ट्रेट लाइन मूव कर रही होगी, इफ एनी व्हीकल इज मूविंग अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, नॉट एनी कर्वेचर, स्ट्रेट लाइन, देन टायर ए एंड टायर बी ऑफ द सेम एक्सल, एक एक्सल के दो टायर्स ए एंड बी विल कैरी द इक्वल लोड और अनइक्वल लोड। व्हाट इज योर आंसर? So if any truck is moving along the straight line, any vehicle is moving along the straight line, then for any axle, the two different tires will carry the equal load value, but it becomes unequal only when the centrifugal force comes in picture. तो क्या है कि जब भी कभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगी व्हीकल पे, किसी व्हीकल पे जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगी, उसकी वजह से टायर ए एंड टायर बी विल कैरी द अनइक्वल वैल्यूज ऑफ द फोर्स। अब यहाँ पे रिएक्शंस अलग अलग हो जाएगी ए और बी की जब भी कभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगी। तो अब यहीं पे देखो, मैं पूछूं आपसे कि टायर ए और टायर बी स्ट्रेट लाइन होने के कारण एक होती है, और अगर कर्वेचर हुई तो ए और बी में अलग अलग फोर्सेस आएगी। और अब मैं पूछूं किसमें ज्यादा किसमें कम, तो ये चीज देखो, ये कर्वेचर वाला इफेक्ट है। और मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे किसमें रिएक्शन कम और किसमें रिएक्शन ज्यादा होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे रिएक्शन ड्रॉ करता हूं। दिस वन इज RA reaction at A and this one is RB reaction at B। तो जरा सोचो इस वाले केस में क्या हो रहा है, रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी, चूंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही है, कैन बी कंपेयर दैट व्हिच रिएक्शन इज गोइंग टू बी मोर। क्योंकि यहां पे कर्वेचर है, तो कर्वेचर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होने के कारण, कर्वेचर होने के कारण ये इक्वल नहीं है, अब ये अनइक्वल है। लेकिन मैं यहीं पे मैं आपको बोलता हूं, सोचो जरा इस पे कि कौन सी रिएक्शन ज्यादा होगी। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ओवरटर्निंग बी के अबाउट हो रही है, तो बेसिकली सीजी की शिफ्टिंग बी के टुवर्ड्स हो रही है, तो बी पे लोड ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ जाएगी, तो बी पे रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। कंक्लूजन ये है कि अगर मैं बात करूं आर ए और आर बी की, तो वी कैन सिंपली राइट दिस आर बी वैल्यू इज ग्रेटर देन आर ए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही है, अनइक्वल हो गया। लेकिन ये जो हमने बताया कि आर बी ग्रेटर देन आर ए है, ये इस वाले केस में है, ठीक है।
केस 1 में आप जो देख रहे हो, जो अभी मैंने बताया था आपको केस 1, लुक एट दिस, यहां पे हो रही है। अब मैं इसी केस को केस 2 की तरफ ले जाता हूं, तो वहां पे क्रिटिकल कंडीशन है, और क्रिटिकल कंडीशन में होती क्या है कि ये जो ओवरटर्निंग मोमेंट है और रजिस्टिव मोमेंट है, दोनों इक्वल हो गई, और इक्वल होने की वजह से सारा लोड बी से ट्रांसफर और ए से कुछ भी ट्रांसफर नहीं, तो रोड, ये जो टायर ए है उसकी कॉन्टेक्ट रोड के साथ तो खत्म हो चुकी है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि रिएक्शन एट ए इज 0, नो एनी रिएक्शन। अब इसी बात को यहां पे देखो, इस वाले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, हियर दिस रिएक्शन एट ए इज इक्वल टू 0। Whenever we have a critical case, the reaction at A is 0, that means कि there is no any load transformation through the tire A, and hence there is no any reaction developed under the tire A. In the same way, this one is already the unsafe case. Meaning is what? Unsafe case कहने का मतलब क्या हुआ कि वो ओवरटर्निंग हो रही है, तो मैं आपको वो भी दिखा दे रहा हूं, ओवरटर्निंग हो रही है, सो ये वाला डायग्राम हो जाएगा। अब अगर यहां पे ओवरटर्निंग हो रही है, सो यहां पे उस डायग्राम को देखो आप, ये है सिचुएशन, और यहाँ पे अगर मैं इसको शो करूँ तो आप पहले ये देखो कि दिस इज द सिचुएशन वी हैव, और इस केस में प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ तो आप खुद सोचो कि ये है, दिस इज रिएक्शन आर बी, एंड व्हाट अबाउट आर ए, कैन बी राइट दिस आर ए, रिएक्शन एट ए इज 0? नो, हियर बेसिकली द टायर ए लॉस्ट द कॉन्टेक्ट विद द रोड सरफेस, सो टायर ए lost the contact with road, ये सिचुएशन आ रही है, तो यहां पे भी ये 0 आ गई। लेकिन अब जरा सोचो कि जब भी कभी रिएक्शन एट बी बढ़ गई और रिएक्शन एट ए कम हो गई हो, तो उसकी वजह से ना एक प्रॉब्लम आएगी। पहली प्रॉब्लम तो आपको समझ में आया कि आपने ओवरटर्निंग को डिटेल में ये डिस्कस कर लिया कि ओवरटर्निंग किस किस तरीके से हो रही है, रिएक्शंस पे क्या क्या फर्क पड़ रहा है, आई की वैल्यू पे क्या क्या फर्क पड़ रही है, आपने सब कुछ समझ लिया। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर कभी ऐसा सिचुएशन है कि मान लो कि एरिया रिएक्शन ज़्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से रोड पे क्या फ़र्क आएगा। आप जरा सोचो, हर एक टायर से लोड कितनी ट्रांसफ़र होनी चाहिए, उसकी भी एक लिमिट होती है कि रोड एक टायर से कितना लोड कैरी कर पाएगा, उसकी भी लिमिट होती है। आपने पूरा व्हीकल का लोड, पूरे एक्सल को लोड एक ही टायर से ट्रांसफर करा दिया है। सोचो कि टायर ए से जो ट्रांसफर होना चाहिए था वो भी लोड बी से ही ट्रांसफर हो रही है, तो जहां पे बी लोड एक्ट कर रही है उस लोकेशन पे क्या डिप्रेशन आ जाएगा पेवमेंट में, खराब हो जाएगी रोड, और वो जो खराब होगी वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। नाउ लुक एट दिस, ये जो पेवमेंट आएगी, दिस यू विल सी, ये पेवमेंट ये यहां से जस्ट टायर बी के नीचे यू विल सी समथिंग लाइक दिस। सो जो टायर बी है ना, उसके जस्ट नीचे यहां पे कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी। एंड नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज नोन एज द रटिंग एंड ऑल्सो नोन एज द रट्स। ये जो प्रॉब्लम देख रहे हो इसी को हम लोग बोलते हैं रटिंग फेलियर। सो ये जो देख रहे हो दिस इज रट्स, ये है रट्स, ऑल्सो नोन एज द रटिंग फेलियर। Longitudinal depression in the road surface under the tire is known as a rutting। यही रटिंग होती है, और यही रटिंग क्या होगा, जैसे मान लो कि अभी तो रटिंग हुई है, फिर क्या हो जाएगी, बारिश होगी, इसमें पानी आके जमेगा, पानी जमेगा, धीरे 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 ये गड्ढे बन जाएंगे जिसको आप पॉट होल के नाम से जानते हैं। सो ये रटिंग मे लीड टू द पॉट होल्स ऑल्सो, लीड टू डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पॉट होल्स। तो कभी भी जब ऐसे रटिंग की प्रॉब्लम आएगी ना, तो रटिंग शुरुआत में रटिंग डेवलप करती है। मतलब कि आप सोचो कि अगर ऐसा होता ना कि टायर ए और टायर बी इक्वल लोड ट्रांसफर करके मूव करता, तो कोई रटिंग डेवलप नहीं होती। लेकिन क्या हुआ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट की, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करने के कारण ओवरटर्निंग की प्रॉब्लम आने लगी, रिएक्शन बी की बढ़ गई, रिएक्शन बी की बढ़ी और गड्ढे बनने लग गए, और वो गड्ढे बने, फिर उसमें पानी आया और वो पॉट होल्स का फॉर्मेशन कर दिया। तो इनिशियल स्टेज क्या है इसका, रट्स और रटिंग, और उसी का लेटर ऑन इट मे लीड टू डेवलपमेंट ऑफ द पॉट होल्स। ठीक है, चलो ये टॉपिक अब यहाँ पे फिनिश होती है। लेकिन अब प्रॉब्लम तो आपने समझ लिया, लेकिन अब मैं आपको बोलूँगा कि ओवरटर्निंग वाले का सोल्यूशन क्या है, क्या इसका सोल्यूशन कर सकते हो आप। मैं क्या करूं कि ये रटिंग की प्रॉब्लम ना हो, मैं क्या करूं कि ओवरटर्निंग ना हो। अब इस सॉल्यूशन पे आए तो एक चीज आप समझ सकते हो कि सॉल्यूशन क्या है इसका, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब जरा देखें इसका सॉल्यूशन।
सोल्यूशन इस क्या है इसका कि अगर आपको ये तो मालूम चल गया ना कि जैसे मान लो कि ये ट्रक है और ये यहाँ पे ये टायर है और ये टायर ए और बी में बी पे बेसिकली लोडिंग बढ़ गई है, ये बी वाले पे लोडिंग बढ़ गई है, ए पे कम हो गई है। तो अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप हो रही है ऐसे और उसकी वजह से हुआ क्या कि आर बी इज ग्रेटर देन आर ए हो गई है, यही हुआ ना। तो मैं इस प्रॉब्लम से क्या क्या दिक्कतें आई आपको, पहली प्रॉब्लम तो ये आई कि ये व्हीकल ओवरटर्न कर जा रही है, इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम, द रोड भी खराब हो जा रही है। अब मैं बोलूं दोनों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए कि आरबी की वैल्यू कम हो जाए और आर ए की वैल्यू बढ़ जाए। तो आप सोचो ये प्रॉब्लम है, ये जो देख रहे हो ये है प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, एक ये और दूसरा ओवरटर्निंग। ओवरटर्निंग की प्रॉब्लम है, ये वाली प्रॉब्लम है, और रटिंग डेवलप होती है वो प्रॉब्लम है। अब इसी का मैं सोल्यूशन दिखाऊं तो सोल्यूशन क्या हो सकता है कि रोड बनाओ ही ऐसा मत, जैसे रोड आपने स्ट्रेट जो बनाया ना कर्व पे अगर आप रोड स्ट्रेट बना दोगे तो बी आरबी की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से समझना, ये एंड है इस ओवरटर्निंग वाले पार्ट का, ध्यान समझना कि अगर मैं रोड ऐसा बनाऊं और किसी व्हीकल को कर्व के अलोंग मूव करा दूं तो रिएक्शन एट बी बढ़ जाएगी, ए की कम हो जाएगी, व्हीकल की ओवरटर्निंग होगी और रटिंग डेवलप हो जाएगी। तीन चीजें मैंने बोला, ओवरटर्निंग हो जाएगी, रिएक्शन एट बी बढ़ जाएगी और रटिंग की प्रॉब्लम आएगी। इन सब को अवॉइड करने का जरिया क्या है, तरीका क्या है, तो मैं कुछ ऐसा करूं कि रिएक्शन एट बी कम हो जाए और रिएक्शन एट ए बढ़ जाए। मतलब कि इसी का उल्टा सोच रहे हो आप। पहले प्रॉब्लम क्या हो रही थी, आर बी बढ़ गई, आर ए कम हो गई और आर ए जीरो भी हो सकती थी। आपको क्या करना है, कुछ ऐसा करना है कि आर बी यहां से कम हो जाए और आर ए बढ़ जाए। ये तभी हो सकता है जब आउटर एज ऑफ द पेवमेंट को एलिवेट कर दोगे। तो मैं रोड को ऐसा बनाऊंगा, फिर ये हमने कुछ ऐसा रोड बनाया। सो हियर इज द आउटर एज और हियर इज द इनर एज, ठीक है। अब मैं बोलूं कि व्हीकल जो ट्रैवल करेगी ना वो ऐसे ट्रैवल करेगी, इसके ऊपर इंक्लाइंड। अब जरा सोचो, ये है टायर ए और टायर बी। अब आप देखो कि अब जो व्हीकल आपको नजर आ रही है कुछ ऐसी है। जरा सोचो इस केस में होगा क्या कि अगर ये व्हीकल कुछ ऐसे मूव करे, ठीक है, सो इस केस में होगा क्या कि ये आर बी ऐसा करने से, ये जो हमने एलिवेट किया ना आउटर एज को, ऐसा करने से होगा क्या कि नाउ आर बी इंक्रीज होने लगे, सॉरी आर बी डिक्रीज होने लग जाएगी, आर बी डिक्रीज होने लग जाएगी और आर ए बढ़ने लग जाएगी। ये कुछ हो जाएगा। सो बाय एलिवेटिंग द आउटर एज द आर ए विल डिक्रीज एंड आर ए विल इंक्रीज, क्योंकि अब सीजी इधर की तरफ शिफ्ट हो रही है, ठीक है। और यही वो फेनोमेना है जिसको हम लोग सुपर एलिवेशन कहते हैं। मतलब कि एलिवेशन ऑफ द आउटर एज ऑफ द पेवमेंट विथ रेस्पेक्ट टू इनर एज is basically the super elevation, but it is represented by the slope of this। ऐसा करने के कारण जो स्लोप होता है ना, उस स्लोप को हम लोग बोलते हैं, ये हमने थीटा से इसको टर्न कर दिया, तो यहाँ पे सॉल्यूशन ये है कि इस tan थीटा को हम लोग बोलते हैं बेसिकली सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन इज व्हाट, tan थीटा, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम क्या थी, ओवरटर्निंग की प्रॉब्लम क्या थी, आर भी बढ़ गई थी, प्रॉब्लम क्या थी कि रटिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, आउटर एज को एलिवेट कर दो, आउटर एज को एलिवेट कर दोगे इनर के रेस्पेक्ट में तो एक इंक्लिनेशन बन जाएगी एंड रोड इंक्लाइंड होकर के मूव करेगी कर्व पे। ऐसा हो जाने से फायदा क्या हुआ कि आरबी की वैल्यू जो रिएक्शन एट बी है वो कम हो गई और सडनली आर ए पे रिएक्शन बढ़ जाएगी। अब ये जो सिचुएशन आया है इसको हम लोग बोलते हैं सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन लगा देने से अब ओवरटर्निंग की टेंडेंसी रिड्यूस हो जाएगी, बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाएगी। दूसरा, रटिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, और रिएक्शन जो बढ़ गई है इससे बैलेंस्ड मूवमेंट भी हो पाएगी। तो बेसिकली द प्रॉब्लम वाज ओवरटर्निंग और उसका डिटेल प्रॉब्लम देखा एंड सॉल्यूशन इज व्हाट, सुपर एलिवेशन। अब देखो, अब आपको मैं डिटेलिंग एक चीज बता दूं, सुपर एलिवेशन टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं किया मैंने सिर्फ प्रॉब्लम समझाया है। अब प्रॉब्लम समझ करके आप ये सोच पा रहे हो कि सुपर एलिवेशन क्यों लगना चाहिए, कैसे लगना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग जब आगे डिस्कस करेंगे ना तो ये पढ़ेंगे कि सुपर एलिवेशन होती क्या है और उसको डिजाइन कैसे करते हैं। आपने समझ लिया सॉल्यूशन, ठीक है। सो अब मैंने जो भी अभी बताया है उसको भी आप नोट डाउन कर लो। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। सिर्फ रिएक्शन वाली पॉइंट्स को लिख लेना आप, यहाँ पे मैंने दिखाया था।
तो ये जो हमने पहले लिखाया था ना यहाँ पे, टू अवॉइड ओवरटर्निंग केस 1 में, उसमें ये वाली चीज़ मेंशन कर लो, पहले ये वाली चीज़ मेंशन कर लो वहीं पे, और उसके बाद हर एक में दिखाता हूँ मैं आपको। राइट इट डाउन दिस इन केस 1, राइट इट डाउन दिस इन केस 1, पॉज करके लिख लिया होगा आपने। फिर केस 2 में लिखो कि आर ए की वैल्यू 0 हो गई है, मतलब कि रोड के साथ कॉन्टैक्ट ही छूट गया है। रोड के साथ कॉन्टैक्ट छूट गया है। फिर केस 3 अनसेफ वाले में ये लिखो जो यहाँ पे हमने लिख रखा है, रट्स वाला पॉइंट लिख लो इसमें, रट्स रटिंग फेलियर एंड इट मे लीड टू डेवलपमेंट ऑफ द पॉट होल्स ऑल्सो। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन हमने दिखाया था। प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आप यहीं पे लिख लो, ये जो हमने यहाँ पे दिखा रखा है आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए। ये लिखने से पहले ना एक लाइन मेंशन कर लेना, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ ओवरटर्निंग, नोट करके लिख लो नीचे, नोट में लिख लो, प्रॉब्लम ऑफ ओवरटर्निंग कॉमा इंक्रीज इन रिएक्शन एट बी, increase in reaction at B and development of ruts on horizontal curve can be resolved by providing super elevation, एलिवेशन। अब देखो एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमनली सा एग्जाम में आता है इससे कि ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर एट हॉरिजॉन्टल कर्व विच साइड द पॉट होल कैन डेवलप। आप बताओ इनर साइड या आउटर साइड, कौन से टायर पे रिएक्शन बढ़ गई थी, ए पे या बी पे? बी पे। तो बताओ कौन सी साइड, ये रोड की कौन सी साइड हुई, आउटर साइड। तो बताओ कि रट किधर डेवलप होगी, इनर साइड या आउटर साइड? वो डायग्राम मैंने आपको दिखाया भी था, वो डायग्राम अगर आप याद करो तो वो डायग्राम मैंने दिखा भी रखा। लुक एट दिस, रोड के कौन से साइड में रट्स का डेवलपमेंट हुआ है? तो आप बोलोगे आउटर साइड में। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व द पॉटहोल्स में डेवलप विच साइड, आउटर साइड। रट्स में डेवलप विच साइड, आउटर साइड। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ये जो ओवरटर्निंग वाली पहली इफेक्ट थी वो खत्म हो गई। हम लोग चलेंगे अब सेकंड इफेक्ट पे। सेकंड इफेक्ट इज लेटरल स्किडिंग ऑफ द व्हीकल, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो आई विल राइट सेकंड इफेक्ट, लेटरल स्किडिंग ऑफ व्हीकल। लेटरल स्किडिंग ऑफ व्हीकल। अब इसमें देखो, अगर मैं लेटरल स्किडिंग की बात करूं तो सबसे पहले उसी वाले डायग्राम पे आते हैं। तो आप देखो यहाँ पे उसी वाले डायग्राम पे, ये है रोड और यहाँ पे टायर, क्रॉस सेक्शन व्यू देख रहे हो आप, वही वाला क्रॉस सेक्शन व्यू। ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा है। सो अब जरा सोचो, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि इस जगह पे अगर मैं रिलेट करूँ अभी, तो आपको समझ में आना चाहिए कि फोर्सेस कौन कौन से आएंगे। तो ये रहा CG और CG पे फोर्स आ रही है, दिस इज P फोर्स एंड P इज ऑफ कोर्स mv² अपॉन R। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स जो एक्ट करेगी वो भी आप समझ लीजिए कि फ्रिक्शन फोर्स इज एक्चुअली एट द बॉटम, जो कि F है। अब मैं पूछूं आपसे कि जैसे मान लो कि ये व्हीकल है और आप जो देख रहे हो ये है क्रॉस सेक्शन व्यू एट द रेट ऑफ XX, जो भी दिखाया था ना टॉप व्यू, उसका XX है। तो आप खुद ही सोचो अब यहाँ पे कि मैं
अगर बोलूँ कि ये है और ये यहाँ पे वेट एक्ट कर रही है, तो ये यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन भी एक्ट करेगी क्या? तो आप खुद ही सोचो, ये वेट है, ये P है, नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर हो जाएगी, तो फ्रिक्शन फोर्स कितनी हो जाएगी? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। सो दो चीजें यहाँ पे लिखता हूँ, आप बता दो स्किडिंग फोर्स कौन सी, कौन सी फोर्स है जो व्हीकल को स्किड करेगी? ऑफ कोर्स P, ये आउटर साइड स्किड हो जाएगी, ये इनर साइड है, तो स्किडिंग फोर्स P है, रेजिस्टिव फोर्स F है, तो इन दोनों को भी मैं यहीं पे लिख लेता हूं, समझना। स्किडिंग फोर्स which is mv square upon r, resistive force is F, that is F into N, which is F into mg। ठीक है, ये इसकी फोर्स आ गई। अब आप खुद ही बताओ कि कब ये स्किडिंग होगी, कब नहीं होगी, वो भी आप सोच सकते हैं अभी यहाँ से। सो हम लोग यहाँ पे इसके भी 3 केसेस लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द 3 केसेस हियर। केस 1, टू अवॉइड स्किडिंग, ऑफ कोर्स लैटरल स्किडिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। टू अवॉइड स्किडिंग होगा क्या? 2 चीजें हैं, ठीक है। एक हो जाएगी P, फोर्स जो स्किड कर रही है, दैट मस्ट बी लेस देन F, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? P मस्ट बी लेस देन F इंटू W, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? I इज P बाई W मस्ट बी लेस देन F, ठीक है। To avoid skidding, P is less than F, P is less than F into W, so this value। अब इसी को केस 2 में जाएं। केस 2 में क्या है? इसी का क्रिटिकल केस तो होगा क्या? दिस इज P वैल्यू इज इक्वल टू F वैल्यू, इसका मतलब P इज इक्वल टू F इंटू डब्ल्यू, तो I की वैल्यू ये बन जाएगी P बाई डब्ल्यू इक्वल टू F, ठीक है। और तीसरा इसी का अनसेफ केस अगर मैं बोले, केस 3, अनसेफ कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना ही है कि स्किड कर जा रही है, तो वो स्किड कब कर जाएगी? जब P की वैल्यू ग्रेटर देन F होगी। इसका मतलब P इज ग्रेटर देन F इंटू W, इसका मतलब कि I की वैल्यू विच इज P बाई W मस्ट बी ग्रेटर देन F, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो आपके सामने यहाँ पे देखो 3 केसेस हैं। सो ये रहा टू अवॉइड स्किडिंग, ये रहा क्रिटिकल केस और ये रहा अनसेफ केस, 3 केसेस हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपको कि हमें नहीं चाहिए ओवरटर्निंग और ना ही चाहिए हमें स्किडिंग, अगर दोनों ही अवॉइड करना चाहें, तो आप बताओ स्किडिंग को अवॉइड करने के लिए केस क्या है? कि I की वैल्यू जो P बाई डब्ल्यू है मस्ट बी लेस देन F, और ओवरटर्निंग को अवॉइड करने के लिए केस क्या थी? I मस्ट बी लेसर देन B अपॉन 2H। अगर मैं बोलूं दोनों ही अवॉइड करने हैं हमें, तो I मस्ट बी लेसर देन बोथ ऑफ द वैल्यू, दैट इज F एंड B बाई 2H, उन दोनों से ही कम होनी चाहिए। या फिर उसी को ऐसा भी कह सकते हो कि I मस्ट बी लेसर देन द मिनिमम ऑफ दिस 2 वैल्यू, उससे भी कम होनी चाहिए। सो अब यहाँ पे एक अलग से विल राइट अ नोट पॉइंट, to avoid overturning and lateral skidding, to avoid overturning and lateral skidding क्या लिख सकते हैं हम लोग? I must be less than the minimum of this 2 value, ठीक है। minimum of this 2 value कितनी हो जाएगी? B अपॉन 2H, जो कि किसका रिक्वायरमेंट है? दिस B अपॉन 2H इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ओवरटर्निंग। अगर I की वैल्यू इससे कम हुई तो ओवरटर्निंग नहीं होगी, और अगर F से कम हो गई, F ट्रांसफर्स से कम हो गई, तो उस केस में स्किडिंग भी नहीं होगी। अगर इन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी उससे भी कम हुई, तो दोनों ही परफॉर्म नहीं होगी, ना ही ओवरटर्निंग होगी, ना ही लैटरल स्किडिंग होगी, ठीक है। अब इस टॉपिक को यहीं पे मैं स्टॉप करूंगा, लेकिन उससे पहले आप इसे कंप्लीटली लिख लीजिए, राइट इट डाउन।
यहाँ से स्टार्ट करो। इसके बाद नेक्स्ट है, इसको लिखिए केस 1। फिर इसको लिख लो। एंड द लास्ट नोट पॉइंट इज दिस। चलो आज की कहानी यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब इसके कंटिन्यूएशन में हमें अगला टॉपिक पढ़ना है सुपर एलिवेशन। ठीक है, देखो जो हमने बताया था ना कि प्रॉब्लम समझेंगे तब सोल्यूशन समझ में आएगा, तो प्रॉब्लम आपने पूरी तरीके से समझ लिया है। इसी ओवरटर्निंग एंड लैटरल स्किडिंग को अवॉइड करने के लिए हम लोग सुपर एलिवेशन लगाते हैं। तो अब इसके बाद का डिस्कशन विल डू इन नेक्स्ट क्लास। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।